एक विवाह ऐसा भी भाग 17। अब तक हमने पढ़ा है कि अभय ने फ़ोन पिक करके मोमो को पकड़ा दिया और खुद आगे चला गया। मोमो को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। सामने से गौरी जी बोल रही थी, अब आगे। हेलो अभय, हेलो अभय, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मोमो ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। हाँ हाँ माँ जी। गौरी, अरे बेटा तुम दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? मैं तुम दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए पैकिंग कर दी है। कल सुबह जल्दी चलना है ना? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। मोमो चुपचाप गौरी जी को सुन रही थी। अब गौरी चुप हो गई तो मोमो ने कहा, जी हम आ रहे हैं बस। मोमो बाहर आई तो अभय गाड़ी के टेक लगाकर मोमो का इंतज़ार कर रहा था। मोमो ने फ़ोन अभय को दिया तो अभय जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मोमो भी उसके साइड में बैठ गई और बोली, रिहान सुनो। अभय ने जल्दी से कहा, हाँ बॉस। मोमो ने जब खुद के बोले गए शब्दों को सोचा तो वो चुप हो गई। अभय भी महसूस कर रहा था कि जल्दी जल्दी में मोमो ने ये क्या बोल दिया था। अभय ने मोमो की ओर देखा जो बाहर देख रही थी, तो अभय ने धीमे से कहा, आप कुछ कह रही थी? मोमो ने नॉर्मल होकर कहा, आप माँ जी से कुछ मत कहना, हम बनारस चल रहे हैं। अभय, लेकिन मोमो ने बीच में रोकते हुए कहा, माँ जी बहुत खुश हैं और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उदास हों। अभय ने प्यार से मोमो की ओर देखा और गाड़ी घर की ओर ले चला। अभय और मोमो घर आ गए तो गौरी जी ने उन दोनों को सोफे पर बैठा दिया तो कैलाश जी भी आकर बैठ गए। अब गौरी जी अपने लाए हुए कपड़े सबको दिखाने लगी। अब अभय का घर कम और शोरूम ज़्यादा लग रहा था, जिसमें गौरी जी अपने सामान, बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थी और सबको दिखा रही थी। कैलाश जी ने हंसते हुए कहा, अरे गौरी जी, पूरा शोरूम ही खरीद लाई क्या? गौरी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें आप सबके लिए भी है, मैं खुद के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। कैलाश जी मुस्कुरा दिए तो गौरी जी ने मोमो को कपड़े देते हुए कहा, आकू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए वही कपड़े लिए हैं जो तुम पहनती हो। मोमो ने हल्का सा मुस्कुराकर कपड़े ले लिए और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अभय भी आ गया तो अभय ने मोमो से कहा, आप श्योर हैं ना कि आपको बनारस से कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभय का यूँ बनारस के बारे में मोमो से बार बार पूछना मोमो को गुस्सा दिलाने लगा था। मोमो ने अभय को बिन देखे ही कहा, बोला तो है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभय ने आगे कुछ नहीं कहा और नहाने चला गया। अभय नहाकर आया तब तक मोमो सो चुकी थी। अभय ने मोमो को देखकर कहा, इतनी जल्दी सो भी गई? अभय ने देखा मोमो के पास नींद की गोली रखी थी जो खाली थी। अभय ने गोली को हाथ में उठाते हुए कहा, अच्छा, तभी मैं सोचूं इतनी जल्दी सो गई। अगले दिन कैलाश और गौरी जी बनारस के लिए जल्दी ही पहले निकल गए और अभय मोमो को जल्दी आने के लिए कह गया था। अभय तैयार होकर खड़ा था। कुछ देर बाद मोमो भी आ गई। अभय मोमो को देखकर मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, कब क्या पहनना है ये मेरी बॉस को बहुत अच्छे से आता है। मोमो ने साड़ी पहनी थी जो ब्लू कलर सिल्क की थी। उस पर क्रीम कलर का बॉर्डर और बॉट नेक ब्लाउज था। बालों का जुड्डा बना था, कुछ बालों की लटें आगे लटकी थी। अभय वो मोमो को देखकर कहा, आप बालों को खुला क्यों नहीं करती? ज़्यादा खूबसूरत लगोगी बॉस। मोमो ने अभय को पर कोई ध्यान नहीं दिया तो अभय ने मुंह बनाकर और जाकर गाड़ी में बैठ गया। मोमो शांति से अभय से मुंह फेर कर बैठी थी। अभय मोमो को समझ सकता था कि एक बार फिर से बनारस जाना उसके लिए कितना हर्ट करने वाला था। अभय ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट करी और चल पड़ा। लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद दोनों बनारस में पहुंच गए थे। इन 3 घंटों में मोमो ने एक बार भी अभय की ओर नहीं देखा, जबकि अभय ने लाखों बार मोमो को देखा और उसके चेहरे पर पल पल आते हुए दर्द को महसूस कर रहा था। अभय और मोमो दोनों एक हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय ने मोमो को अंदर आने के लिए कहा तो मोमो अभय के साथ साथ चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद एक औरत आई तो अभय ने उसके पैर छुए और कहा, पाएं लागू बुआ जी। मोमो भी झुकी तो सामने वाली औरत ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों को अंदर ले गई। अंदर आकर अभय और मोमो एक जगह बैठ गए। गौरी जी ने जब देखा कि अभय और आकृति आ गए तो वो भी उनके पास चली गई और बोली, अभी दुल्हन आने वाली है, यहाँ कोई रस्म होती है दुल्हन को दूध से नहलाने की, इसीलिए कुछ देर में आएगी, तब मिलाती हूँ तुम दोनों को दुल्हन से।
अभय हाँ, मैं तो बिना जान पहचान की लड़की की शादी में आया हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी बुआ की लड़की भी है। गौरी जी ने मुस्कुराकर कहा, अब मिल लेना। तो कुछ देर बाद एक लड़की जिसने एक हल्के से कपड़े पहने हो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसके साथ साथ बहुत सी लड़कियां और औरतें सीढ़ियों पर से उतर रही थी। अभय ने उन्हें देखते हुए कहा, मेरी बहन तो बहुत खूबसूरत है माँ। अभय के कहते ही मोमो ने एक नज़र लड़की को देखा तो वो देखती रह गई थी। उसने जो सोचा भी नहीं था वो उसके साथ हो रहा था। मोमो के मुंह से धीरे से आवाज़ आई, रागिनी। गौरी जी ने जब मोमो के मुंह से ये सुना तो बोली, हाँ रागिनी नाम है, तुम जानती हो बेटा उसे। मोमो ने गौरी जी से कुछ नहीं कहा। वो रागिनी को देखे जा रही थी जिसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि मोमो की तरह ही वो शांत थी। अभय ने मोमो को देखा और फिर रागिनी को। गौरी जी मोमो को हाथ पकड़कर ले गई और रागिनी के सामने ले जाकर खड़ी हो गई। गौरी जी ने रागिनी से कहा, ये है तेरी भाभी जिसके बारे में तू हमेशा पूछती रहती थी। रागिनी ने मोमो को देखा तो देखती रह गई। दोनों ही शांत होकर एक दूसरे को देखती रही। मोमो रागिनी को देखकर एक बार फिर से सदमे में चली गई थी। वहीं रागिनी मोमो को देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पाई थी। अभय ने जब दोनों को एक ही हालत में देखा तो वो दोनों के पास गया और बोला, आप दोनों प्लीज़ अपने आप को संभालो, यहाँ सब आपको ही देख रहे हैं। अभय ने मोमो का हाथ पकड़ लिया और बोला, बॉस आप चलिए मेरे साथ। मोमो अभय के साथ चली आई तो रागिनी को आगे ले जाया गया। अभय ने मोमो का हाथ छोड़कर कहा, बॉस आप अपने आप को संभालिए प्लीज़। मोमो चुपचाप अभय को सुन रही थी तो अभय ने कहा, रागिनी को आपके साथ की ज़रूरत है। आप उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेंगी तो वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काट देगी जैसे आप जी रही हो। मोमो ने अभय को खाली आंखों से देखा तो अभय ने कहा, मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना, अब आपको जो सही लगे वो कीजिए। अभय ने शांति से अपनी बात कही और वो चला गया। मोमो ने अपने आंसू पोंछ लिए और एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए रागिनी के पास चली गई जहां उसे दूध से नहलाया जा रहा था। मोमो ने प्यार से रागिनी के सिर पर हाथ फेरा तो रागिनी ने खाली आंखों से मोमो को देखा। मोमो ने पलकें झपकी और रागिनी को रिलैक्स किया। रागिनी को नहलाने के बाद औरतें उस कमरे में ले गई और कुछ देर बाद वापस आ गई। मोमो रागिनी के पास ही रुक गई तो रागिनी ने मोमो को देखकर कहा, दी आप यहाँ अभय भैया के साथ। मोमो कुछ नहीं बोली तो रागिनी आगे बोली, आपको तो राज सर के साथ होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे। मोमो ने बिना किसी भाव के कहा, अभय से शादी हो गई है मेरी। रागिनी आंखें फाड़ कर मोमो को देखने लगी तो मोमो ने रागिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे अच्छा लगा रागिनी कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो। रागिनी ने मोमो का हाथ झटक दिया तो मोमो उसे देखने लगी। कुछ देर बाद मोमो बोली, रागिनी मुझे माफ़ कर दो, राम के जाने बाद मैं तुमसे मिल ना सकी। रागिनी चुपचाप मोमो को सुन रही थी तो मोमो आगे बोली, थैंक गॉड जो आज मैं यहाँ आ गई, वरना राम मुझे कभी माफ़ नहीं करता। मोमो ने रागिनी का हाथ पकड़कर कहा, रागिनी तुम ठीक हो ना। रागिनी ने मोमो का हाथ झटक दिया और बोली, राम तो अब भी आपको माफ़ नहीं करेंगे दी। आपने अपने आप को सबसे दूर कर लिया तो क्या आप खुश हैं? नहीं ना, आपके एक फैसले ने बहुत सी ज़िंदगी तबाह कर दी। मोमो रागिनी को बुत बनकर सुन रही थी। रागिनी ने मोमो के पास आकर कहा, आपको क्या लगता है कि मैं खुद से शादी करने के लिए राज़ी हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़िंदगी का मतलब समझाया। उन्हीं की बदौलत अब मैं शादी करने जा रही हूँ। मोमो ने धीरे से कहा, कौन है वो? रागिनी ने आंखें बंद करके कहा, राज सर। मोमो की आंखों से आंसू बह निकले थे। रागिनी आगे बोली, 2 महीने पहले जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैं उसी घाट पर सुसाइड करने के लिए गई थी। मैंने मरने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन राज सर ने मुझे रोक लिया और राम का वास्ता देकर कहा कि तुम्हें जीना पड़ेगा। उन्होंने मुझे समझाया, ज़िंदगी का असली मतलब बताया। इसीलिए मैं शादी करने जा रही हूँ एक ऐसे लड़के से जो मेरी तरह ही अनाथ
है वो देख नहीं सकता, इसीलिए मैं उससे शादी करके अपनी आँखों से उसे दुनिया दिखाना चाहती हूँ। राज सर ने मुझे दूसरों की हेल्प करना सिखाया है। आपका उदाहरण देकर मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत दी है, लेकिन आपने अपनी राज सर की और अभय भैया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप सोचिए, क्या आप सही हैं या क्या राज सर गलत थे? कहाँ गलत थे वो? उन्होंने तो आपके लिए ही आपको छोड़ा था और आपने वापस भी आए थे, लेकिन आपने उन्हें फिर से दूर कर दिया। मोमो शून्य होकर रागिनी की बातों को गौर से सुन रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। रागिनी ने मोमो से मुंह फेरकर कहा, मुझे लगा आप राज सर के साथ हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी उस वक्त जब वो मुझसे मिले थे। मोमो ने रागिनी को अपनी तरफ घुमाकर कहा, राज कहाँ है? रागिनी, कैसा है वो? ठीक तो है ना? रागिनी ने मुंह लटकाकर कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा। उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, मुंह पर मास्क था जिसमें उनकी आंखें दिख रही थी। वो कुछ पल के लिए ही मेरे सामने आए थे। मोमो ने रागिनी को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हो गई। रागिनी को किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई तो वो चली गई। मोमो अपने मुंह पर हाथ रखकर दीवार से सट कर बैठ गई। कुछ देर वो ऐसे ही बैठी रही, तभी उसे कमरे में कोई औरत आई तो मोमो वहाँ से उठकर हवेली के बाहर की ओर चली गई। रागिनी ने मोमो को जाते हुए देखा। वो बोलती इससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और अपने साथ ले गई। रागिनी कुछ नहीं कर पाई। अभय अभी यहाँ नहीं था, वो शादी की तैयारी देख रहा था। मोमो हवेली के बाहर आ गई और एक रास्ते पर थोड़ा तेज कदमों से चलने लगी ताकि लोग उसे नोटिस ना करें। मोमो के सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। मोमो बनारस की गलियों में चलती जा रही थी। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। वो तो बस चले जा रही थी। बनारस की तंग और भीड़-भाड़ वाली गलियों में मोमो को देखने वाला कोई नहीं था, ना ही वो किसी को देख रही थी। वो तो बस चले जा रही थी। दोपहर का समय चिलचिलाती धूप में मोमो चलते चलते उसी घाट पर आ गई जहाँ से उसके बुरे दिन शुरू हुए थे। एक बार फिर से मोमो यहाँ आकर ठहर गई थी। धूप होने के कारण आज यहाँ कोई नहीं था। शाम के वक्त जहाँ घाट की सीढ़ियों पर जगह जगह लोग बैठे रहते थे, अब यहाँ कोई नहीं थी सिवाय मोमो के। मोमो सीढ़ियाँ उतरने लगी और बिल्कुल पानी वाली सीढ़ी पर आकर बैठ गई। मोमो का सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन मोमो का सर दर्द से ज़्यादा राज की याद आने लगी थी। मोमो के दिमाग में यही घूम रहा था कि उसने राज के साथ और अभय के साथ बहुत गलत किया। वो दोनों की गुनहगार है। आज भी मोमो खुद के बारे में ना सोचकर राज और अभय के बारे में सोच रही थी। एक बार फिर मोमो की आंखों से आंसू टपक पड़े। मोमो रोती रही और उसके आंसू गंगा में समाते रहे। और फिर मोमो के सिर में एक अजीब सा दर्द उठा जिसे वो सहन ना कर सकी और वहीं सीढ़ियों पर बेहोश हो गई। अभय जब हवेली आया तो वो मोमो को ढूंढने लगा। उसने सब जगह देख लिया, लेकिन मोमो उसे नहीं मिली। अभय ने गौरी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो रागिनी के साथ थी। अभय अब रागिनी को ढूंढने लगा तो रागिनी उसे एक कमरे में मिल गई। अभय जैसे ही कमरे में गया, रागिनी ने जल्दी से कहा, अभय भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। अभय, क्या बात है रागिनी, सब ठीक है ना? रागिनी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं भैया, वो मोमो दी यहाँ नहीं है। मैंने उन्हें हवेली के बाहर जाते हुए देखा था। अभय, रागिनी, तुमने उससे कुछ कहा था क्या? रागिनी ने अभय को सब बता दिया तो अभय ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया रागिनी? आकृति की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में तुमने वो सब कह दिया ना, जाने उस पर क्या बीत रही होगी। रागिनी, पहले आप जाकर उन्हें ढूंढिए प्लीज़। अभय, ठीक है, मैं जाता हूँ। कोई कुछ पूछे तो कहना दोनों घूमने गए हैं, वरना सब चिंता करेंगे। रागिनी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मुझे बताते रहना मिली कि नहीं। अभय ने रागिनी से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। अभय मोमो को गली गली ढूंढने लगा था। घंटे भर बाद अभय वहीं पहुँच गया जहाँ मोमो बेहोश हो गई थी। अभय ने सबसे ऊपर की सीढ़ी से देखा, उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभय का दिल कह रहा था कि मोमो यहीं आई होगी, तो वो सीढ़ियों से नीचे आया, लेकिन यहाँ कोई नहीं था।
अभय वहाँ से वापस चला गया और बाकी जगहों पर ढूंढने लगा। कुछ देर मोमो जहाँ बेहोश पड़ी थी, अब वो वहाँ नहीं थी। मोमो ने अपनी आंखें खोली तो वो एक ऐसे कमरे में थी जहाँ रोशनी बहुत कम थी। यहाँ शांति थी। मोमो के आसपास इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई थी। उसके एक हाथ पे ड्रिप लगी थी। मोमो ने अपने सिर को पकड़ लिया जो अब भी दर्द कर रहा था। मोमो ने अपने दूसरे हाथ को इधर उधर घुमाया तो वहाँ उसे एक स्विच जैसा कुछ लगा। मोमो ने स्विच को दबाया तो कमरे की लाइट जल गई। मोमो ने देखा उसके पास एक लेटर पड़ा हुआ है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फॉर यू। मोमो ने लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया। डोरा। मोमा ने डोरा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू फिर से टपकने लगे थे। उसने भरी आंखों से लेटर पढ़ा। डोरा, तुम ठीक नहीं हो, अपना ध्यान रखा करो यार, क्योंकि जब तुम ठीक होती हो तो ही मैं भी ठीक रहता हूँ। डोरा, नाम से समझ तो गई होगी कि मैं तुम्हारा सिन हूँ। तुमने मुझे खुद के सामने आने से मना किया था, इसीलिए मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन रहूँगा हमेशा तुम्हारे पास ही, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो। जीने की वजह तुम हो तो तुमसे दूर कैसे चला जाऊँ। एक बार जाकर देख लिया तब पता चल गया कि ये जहान तुम्हारे बिना कुछ भी तो नहीं है, इसीलिए अब तुमसे शुरू तुम पे ख़त्म होना है। अभय को खबर मिल गई होगी, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। तुम डरना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोमो ने लेटर पढ़ा और गुस्से से उसे फाड़ दिया। मोमो ने अपने हाथ में लगी ड्रिप को एक झटके से हटा दिया, जिससे उसके हाथ से खून रिसने लगा था। मोमो ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, सिन, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मुझे माफ़ कर दो सिन। मोमो ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और ज़मीन को देखने लगी। कुछ देर बाद अभय वहाँ आ गया। अभय ने मोमो को ऐसी हालत में देखा तो वो घबरा गया। अभय ने मोमो से कहा, बॉस आप ठीक हो? मोमो कुछ नहीं बोली तो अभय ने कहा, वो एक आदमी ने आकर मुझे बताया कि आप यहाँ हो। कौन था वो आदमी? मोमो कुछ नहीं बोली, वो वैसे ही बैठी रही। अभय को जब कुछ सही नहीं लगा तो उसने मोमो को गोद में उठाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। अभय मोमो को हॉस्पिटल लेकर गया तो वहाँ डॉक्टर ने उससे कहा कि मोमो को माइग्रेन है, इसीलिए इन्हें थोड़ा सा सोचने पर सिर दर्द हो जाता है और जब ये ज़्यादा सोचना शुरू कर देती है तब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो असहनीय हो जाता है और ये बेहोश हो जाती है। अभय ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो उसे झटका लगा। माइग्रेन? डॉक्टर, मैं इनके लिए दवा दे देता हूँ, आप वक्त पर इन्हें देते रहें और इन्हें खुश रखिए, ज़्यादा ना सोचने दें। अभय ने हामी भरी और मोमो को लेकर हवेली आ गया। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए अभय मोमो को लेकर सीधे उसके कमरे में जाने लगा। मोमो चुपचाप अभय के साथ साथ चल रही थी। अभय अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो गौरी जी वहां आ गई और बोली, तुम दोनों इतनी देर से कहाँ थे? अभय अपनी माँ के सवाल से चौंक गया। उसने मोमो की ओर देखा जो गौरी जी को खाली आंखों से देख रही थी। अभय ने हकलाहट से कहा, माँ, वो हम घूमने गए थे। आकृति यहाँ पहली बार आई है ना, इसीलिए मैं उसे घुमाने ले गया था। अभय ने जल्दी जल्दी में अपनी माँ से झूठ बोल दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोमो के बारे में किसी को पता चले और सब टेंशन में आ जाएं। गौरी जी, हाँ, रागिनी भी यही कह रही थी, लेकिन बेटा अभी हम शादी में आए हैं, उसको अटेंड करो ना, घूम बाद में लेना। अभय, जी माँ, अब नहीं जाएंगे। गौरी जी ने एक नज़र अभय को देखा और फिर आकृति को देखते हुए बोली, बेटा तुम थकी हुई लग रही हो, जाओ जाकर आराम करो। मोमो अपने रूम में चली गई तो गौरी जी भी वहाँ चली गई। अभय ने मोमो के रूम को बंद किया और खुद हवेली की छत पर आ गया। अभय ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन किया। एक रिंग में ही फ़ोन पिक हो गया तो अभय ने कहा, हाँ, कुछ पता चला? सामने से किसी ने कहा, नहीं सर, कल सुबह तक पता चल सकता है। अभय ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। अभय छत पर ही सो गया था। मोमो अपने कमरे में बेड के एक कोने में बैठी राज को याद कर रही थी। उसे याद आया कि राज ने लेटर में उससे कहा था कि वो हमेशा उसके आसपास रहेगा। मोमो ने
कुछ सोचा और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की से झांक कर इधर उधर देखा, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मोमो वापस बेड पर आकर बैठ गई और धीरे से बोली, तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे पास हो, तो फिर सामने क्यों नहीं आते? मुझे तुम्हें देखना है। सिन, प्लीज़ आ जाओ। मोमो बेड पर पीछे से टिकाकर बैठ गई और छत को घूरने लगी। राज कोई भगवान तो था नहीं जो मोमो के बार बार कहते ही उसके पास आ जाता है, तो वो भी एक इंसान। उसे किसी ने समझा ही नहीं। उसके पास भी तो एक दिल था। क्या उसे बुरा नहीं लगा होगा? क्या उसे दर्द नहीं हुआ होगा? राज ने दर्द में भी मोमो का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन वो अब मोमो के सामने भी नहीं आने वाला था, क्योंकि मोमो ने खुद उसे सामने ना आने के लिए कहा था। और दूसरा, अब वो राज की ना होकर अभय की हो चुकी थी। ऐसे में राज कैसे मोमो के सामने आ सकता था? लेकिन वो अपनी मोहब्बत बाखूबी पूरी कर रहा था। उसकी एक मोहब्बत ऐसी भी कुछ ऐसी ही थी। रागिनी की शादी का आज आखिरी दिन था। आज बारात आने वाली थी। आज पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज बारात जो आने वाली थी। दिन भर भाग दौड़ करते करते आखिर रात हो ही गई। बारात पहुंच चुकी थी, लेकिन हवेली तक आने में थोड़ा वक्त था। मोमो ने एक बार फिर खुद को ठीक कर लिया और सबके सामने आ गई। रागिनी को तैयार किया जा रहा था। मोमो भी रागिनी के पास ही थी। रागिनी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, जो मोमो को उदासी से दूर कर रही थी। अक्सर जो इंसान दूसरों को खुश रखते हैं, वे दूसरों की खुशी से ही अपनी उदास ज़िंदगी को हंसकर जी लेते हैं। कुछ ऐसे ही मोमो भी थी। रागिनी को राजकुमारी की तरह तैयार किया गया था। मोमो ने अपनी आँखों के किनारों से काजल निकालकर रागिनी को लगा दिया, तो रागिनी मोमो के गले लगकर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद बारात आ गई तो रागिनी को बाहर ले गए। मोमो वहीं रुक गई थी, क्योंकि बाहर नहीं जाना चाहती थी। अब वो लोगों से दूर भागने लगी थी, इसीलिए रागिनी के कहने पर भी उसने नीचे आने से मना कर दिया। जब से उसने राज के बारे में सोचना शुरू किया था, वो कहीं भी जाने से कतराने लगी थी। इन 3-4 दिनों में मोमो एक बार भी हवेली के बाहर नहीं गई थी। रागिनी जब बाहर आई तो उसने अभय से मोमो को बाहर लाने के लिए कहा। अभय रागिनी के कहने पर मोमो को लेने के लिए उसके कमरे में गया। अभय ने मोमो को नीचे चलने के लिए कहा तो मोमो ने मना कर दिया। वह बोली, मैं लोगों से दूर ही ठीक हूँ। ज़्यादा लोगों को देखकर मुझे डर लगता है। अभय नहीं माना तो मोमो उसके साथ नीचे आ गई। मोमो ने देखा बाहर के गार्डन को इस तरीके से सजाया था कि उसे देखते ही आँखों को सुकून का आभास होने लगा था। वहाँ जगह जगह पर बड़ी बड़ी LED लगा रखी थी। चूँकि गार्डन बहुत बड़ा था, लेकिन लोगों की संख्या भी कम नहीं थी। सब नए नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। कोई बातचीत करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो कोई खाने के स्टॉल पर खड़े थे। अभय जैसे ही मोमो को सबके बीच लेकर आया, किसी ने उसे आवाज़ लगाई तो अभय मोमो को ये कहकर चला गया कि वो कुछ देर में आ रहा है। मोमो ने गर्दन हिला दी और एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अभय, गौरी, कैलाश जी सब शादी में बिजी होने के कारण मोमो की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए मोमो अकेली ही बैठी थी। वो खाली आंखों से लोगों को देख रही थी। कभी किसी को देखती, कभी किसी को देखते देखते मोमो की नज़र एक LED पर रुक गई। मोमो ने देखा उस LED में राज किसी से बातें कर रहा है। मोमो के शरीर से अचानक कुछ हुआ और वो खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन राज उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। मोमो ने फिर से LED में देखा तो वहाँ राज नहीं था। मोमो सब जगह देखने लगी, लेकिन उस भीड़ में उसे राज दिखाई नहीं दिया। देखते देखते मोमो मेन गेट के पास आ गई, जहाँ से राज उसे जाता हुआ दिखाई दिया। इतने दिनों बाद राज को देखकर मोमो का दिल फिर से धड़क उठा था। उसने राज को आवाज़ दी, लेकिन DJ की आवाज़ में उसकी आवाज़ दबकर रह गई। मोमो जल्दी से राज के पीछे भागी, लेकिन राज बाहर जा चुका था। मोमो भी बाहर आ गई, जहाँ बहुत से लोग खड़े थे। मोमो पागलों की भांति इधर उधर देख रही थी। मोमो ने एक और देखा
एक खाली सड़क पर जहाँ राज जाता हुआ दिखाई दिया। मोमो भी खाली सड़क की ओर बढ़ी, लेकिन राज वहाँ से गायब हो गया। मोमो ने दूर तक नज़र दौड़ाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी किसी ने पीछे से मोमो के कंधे पर हाथ रखा, तो मोमो डर कर पीछे मुड़ी। ये अभय था। मोमो ने अभय को देखा तो अभय ने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए अंदर। मोमो ने उस ओर इशारा किया जहाँ उसे राज जाता हुआ दिखाई दिया था। अभय ने उस ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। तो अभय बोला, वहाँ तो कोई नहीं है। मोमो ने मुंह नीचे करके कहा, वो वहाँ मैंने राज को देखा था। अभय ने मोमो के दोनों कंधों को पकड़कर कहा, होश में आओ बॉस। अभय ने थोड़ी सख्त होकर कहा, राज 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 कब तक उसके पीछे जाएंगी आप? उसे आना होता तो वो आ जाता, अब नहीं आएगा वो। चलिए अंदर। अभय मोमो को अंदर ले आया और एक चेयर पर बैठाकर कहा, मैं आपका पति हूँ, आप मेरी बात मानेंगी, समझी आप? मोमो ने खाली आंखों से अभय को बदले हुए रूप को देखा तो अभय ने गुस्से से कहा, घूरने की जरूरत नहीं है, खाना लेकर आता हूँ, चुपचाप बैठे रहना यहाँ, अब किसी राज के पीछे नहीं जाना, अंडरस्टैंड? मोमो ने सिर झुका लिया तो अभय चला गया। कुछ देर बाद खाना लेकर आया और मोमो के साथ साथ खुद भी खाने लगा। अभय ने मोमो को रागिनी के पास लाकर बैठा दिया जहाँ जहाँ फेरे हो रहे थे। मोमो अभय के बदले रूप को देखकर डर गई थी और चुपचाप वहाँ बैठ गई। रागिनी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। रागिनी की शादी हो गई थी, लेकिन मोमो का संघर्ष अब भी जारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। कब तक वो ऐसे जीती रहेगी? क्या अब कभी उसे चैन नहीं मिलेगा? रात में राज को देखना और फिर अभय का वो रूड बिहेवियर मोमो को परेशान किए जा रहा था। लेकिन मोमो कर भी क्या सकती थी? वो अपने आप में ही उलझकर रह गई थी। आज अभय अपने घर वापस जाने की तैयारी में था। शादी के दूसरे दिन ही सब मेहमान चले गए थे। शाम तक अभय ने भी जाने का प्लान बनाया। दोपहर में अभय मोमो के कमरे में आया तो देखा मोमो खिड़की के पास ही चेयर पर बैठी बाहर की ओर देख रही थी। उसने अपना सिर चेयर पर टिकाकर रखा था। अभय मोमो के साइड वाली चेयर पर आकर बैठ गया तो मोमो सीधी हो गई, लेकिन उसने अभय की ओर एक बार भी नहीं देखा। अभय ने मोमो को देखा, जिसके फेस पर कोई गुस्सा या आकड़ नहीं थी। वो बहुत मासूमियत से अभय को इग्नोर कर रही थी। अभय ने मोमो की ओर देखते हुए कहा, सॉरी बॉस, कल मैंने आपको थोड़ा डांट दिया क्योंकि कल भीड़ ज़्यादा थी और मैं नहीं चाहता था कि आप इधर उधर जाएं और आपको कोई परेशानी हो, बस इसीलिए थोड़ा सा डांट दिया। मोमो ने बाहर देखते हुए ही कहा, कोई बात नहीं अभय जी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अभय ने खड़े होकर कहा, अच्छा तो फिर आप ये बताएं, उस दिन आप वहाँ कैसे पहुँच गई थी? मोमो को याद आया उस दिन वो वहाँ घाट की सीढ़ियों पर ही बेहोश हो गई थी और बाद में वो एक कमरे में थी जहाँ राज ने उसके लिए लेटर छोड़ दिया था। मोमो को चुप देखकर अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, किस सोच में डूब गई आप? मोमो ने अभय को देखते हुए कहा, मैं बेहोश हो गई थी, तब न जाने कौन मुझे वहाँ लेकर गया था। अभय ने थोड़ा डरते हुए कहा, आपको पता भी नहीं कि आपको वहाँ कौन लेकर गया? मोमो ने धीरे से कहा, राज। अभय राज का नाम सुनते ही चुप हो गया तो मोमो ने भी कुछ नहीं कहा। अभय उठकर जाने लगा तो मोमो ने पीछे से कहा, सॉरी, अगर आपको राज अच्छा नहीं लगता तो मैं उसका नाम कभी नहीं लूँगी। अभय ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बाहर चला गया। मोमो खड़ी अभय को देखती रह गई। मोमो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। दिल में राज और जिंदगी में अभय था। ना वो अभय की हो सकती थी, ना राज की। क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभय नीचे आया तो उसका फ़ोन बजा। अभय ने फ़ोन पिक किया तो सामने से किसी ने कहा, सर काम हो गया है। अभय ने बिना कुछ कहे फ़ोन पॉकेट में रखा और वापस से मोमो के रूम में आ गया। मोमो वैसे ही खड़ी थी तो अभय ने मोमो का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चलिए। मोमो ने अभय को देखते हुए कहा, कहाँ? अभय, आपके लिए सरप्राइज़ है। अभय मोमो का हाथ पकड़कर
बाहर ले आया और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मोमो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अभय गाड़ी चलाने लगा। मोमो ने अभय को प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो अभय ने सामने देखते हुए कहा, ऐसा ना देखिए बॉस, वरना प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मुझे माफ़ करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।